Hello everyone, this is Soumitra Chaudhary, and today we are going to talk about 23 different ways to join armed forces. आज का टॉपिक हमारा आर्म फोर्सेस के बारे में ही है क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होती है when after graduation or after 12th people don't know that what are the best career options for them, है ना। मेनली लोग या तो इंजीनियरिंग करेंगे 12th के बाद या फिर एमएनसीज ज्वाइन करते हैं या फिर दे प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज और एमबीए वगैरह या फिर डिफेंस में आना चाहते हैं लोग। बट द थिंग इज़ दैट इन नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा क्रेज तो बहुत है, पर आई एम फ्रॉम एक्चुअली भोपाल, हमारे एरिया में उतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है नहीं कि मतलब डिफेंस में कैसे जाना है, क्या करियर ऑप्शंस वगैरह रहते हैं, और अगर जाना भी है तो कौन कौन से तरीके होते हैं डिफेंस ज्वाइन करने के। सो इन दिस वीडियो आई वुड बी ब्रिंगिंग वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पे आई एम गोइंग टू डिस्कस 23 डिफरेंट वेज ऑफ ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेज एज एन ऑफिसर। तो आप इसको प्रॉपरली देख लीजिएगा, आपके पास बहुत वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा, आर्म फोर्सेस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि वाई यू शुड जॉइन आर्म फोर्सेस। देखो, सिंस अवर चैनल इज फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, नो डाउट सिविल सर्विस इज द बेस्ट, यूपीएससी इज बेस्ट, बट हाँ, आप आर्म फोर्सेस के बारे में भी मतलब के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि बिकॉज इट इज़ इक्वली गुड। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है जो आपको सिविल सर्विसेज एंड इवन दूसरे सर्विसेज में भी नहीं मिल सकती है, जैसे कि पेंशन फैसिलिटीज़। जैसे आप लोगों को पता होगा कि 2004 के बाद सारी पेंशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट सर्विसेज हटा दी एक्सेप्ट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। फिर यहाँ पे आपकी सैलरी में भी सिविल सर्विसेज के मतलब कंपैरिजन में अपर एज है ना। आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है 15,500 वगैरह का। और फिर इसमें आपको एक्स, अगर आप जल्दी रिटायर होते तो एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है। तो इसमें जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स वगैरह हैं जो एक्स सर्विसमैन कोटा वगैरह से सिविल सर्विसेज वगैरह क्लियर करते हैं, और इवन सर्विंग ऑफिसर्स भी जो अपीयर करते हैं वो क्लियर करते हैं, है ना। तो जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, आई क्लियर्ड CDS 2016 एंड आई गॉट AIR 30 and I was recommended for Indian Military Academy from 17th SSB बैंगलोर, और देहरादून के लिए रिकमेंड हुए थे 2017 मार्च में SSB थी। और देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा SSB के लिए, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू बिकम एन गेजेटेड ऑफिसर और क्लास 1 ऑफिसर, है ना। बाकी आप देखो सिविल सर्विसेज कोई से भी एग्जाम में आपको एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल पढ़ना पड़ेगा, फिर एक साल का एग्जाम होगा प्री मेंस, और इसमें सिर्फ आपको यू जस्ट हैव टू परफॉर्म फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए परफॉर्म करना है SSBs में। हाँ, रिटर्न एग्जाम्स में आपको रिटर्न के लिए पढ़ना पड़ेगा, पर इसका रिटर्न का लेवल बहुत ईजी रहता है। और मैं बहुत सारी एंट्रीज ऐसी डिस्कस करने वाला हूँ जो कि डायरेक्ट एंट्रीज होती है। डायरेक्ट आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद SSB में जाइए, 5 डेज परफॉर्म कीजिए और डायरेक्टली यू विल बी अ क्लास 1 ऑफिसर। आपके डिफरेंट अकेडमीज वगैरह में आपको जाने का मौका मिलेगा। और एक ये बहुत बड़ा मिथ है, लोग कोचिंग करते हैं, ये करते हैं। देखो, इतने सारे लोग कोचिंग करते हैं, क्लियर कितने कर पाते हैं? आई टेल यू 2017 में मैं पास आउट हुआ था एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, कोचिंग ज्वाइन करके रखी थी भोपाल में। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, एक दोस्त था, उसने बोला था कि यार CDS भरते हैं, भरे, निकल गया पेपर, सिविल सर्विसेज की तैयारी वगैरह करते हैं। SSB आया जस्ट ब्रेक लेने के लिए। इवन मतलब यू वोंट बिलीव, यू गाइज वोंट बिलीव, मतलब पता भी नहीं था कि SSB का एक्चुअल प्रोसीजर क्या है। हाँ, एक बुक लेके आ गए थे कि पता रहता कि साइक टेस्ट कैसे होता है, आपको बोलना कैसे है, GT वगैरह कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें थी, पढ़ लिया था। पर बेसिक बेसिक चीज़ें जो थी, मतलब हाँ, थोड़ा बहुत खुद से इनहांस किया था, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, टाइम नहीं रहता था कॉलेज के एग्जाम्स के बीच में, कोचिंग के बीच में, जस्ट ऐसे SSB देने गए थे एंड आई वाज रिकमेंडेड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, है ना। तो इफ़ यू गाइज वांट, मैं आपको बताऊंगा कि SSBs के मेथ कौन से, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप भी 5 डेज में, जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते, और इवन कोचिंग से देखो आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, द बिगेस्ट मेथ, क्योंकि SSB इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट, आपकी पर्सनालिटी की मतलब को टेस्ट करता है। ओके, तो इट्स बेटर कि अगर आप खुद से इनहेंस करें, बस आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए और आपको बेसिक मतलब चीट कोड्स, मतलब हैक कोड्स पता होना चाहिए कि भाई SSB में मेरे को करना क्या है। आपको कोचिंग में मतलब जो चीज़ें सिखाएगी, आपको वर्ड्स, जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होते हैं, वर्ड्स बनाना, सेंटेंस बनाना, अगर आपको रटवा देंगे तो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी आ ही नहीं पाएगी ना। साइकोलॉजिस्ट आपका पकड़ लेगा, आपका जो ग्राउंड टास्क ऑफिसर पकड़ लेगा, आपका इंटरव्यू पकड़ लेगा, तो अलग अलग जगह से अलग अलग आपकी पर्सनैलिटी बनी, तो दे वोंट टेक यू। सो एक अलग वीडियो में, इफ़ यू गाइज वांट, हम OLQ जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जिस पे ये लोग जज करते हैं क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, हम इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आते हैं आज के मतलब मेन मुद्दे पे कि क्यों ये वीडियो बनाया जा रहा है, अलग अलग तरीके क्या होते हैं 23 वेज टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के कौन कौन से तरीके होते हैं एज एन ऑफिसर।
ट्वेल्थ के बाद के भी तरीके बताऊंगा, ग्रेजुएशन के बाद के भी तरीके बताऊंगा, है ना। देखो इसमें मेन अकेडमीज कौन कौन सी, एक नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला पुणे, वहाँ पे आर्मी नेवी एयरफोर्स के ट्वेल्थ के बाद होते हैं ये लोग, मतलब जाते हैं ट्रेनिंग वगैरह, यूपीएससी का एग्जाम लेती है, फिर एसएसबी होता है। ओके, सेकंड आपका प्रोसीजर क्या सेकंड आपका क्या रहता है कि सेकंड अकेडमी इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, थर्ड आपका हो जाएगा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया। इन चारों जगह इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये परमानेंट कमीशन क्या होता है और शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है। परमानेंट कमीशन जो जिनको आर्मी में रेगुलर 20 ईयर्स के लिए सर्व करना पड़ता है एंड दे आर एलिजिबल फॉर पेंशन, मतलब 20 ईयर्स तक उनको कंपलसरी सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फौज को छोड़ सकते हैं। सेकंड आपका क्या हो जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन की 10 ईयर्स की मतलब मिनिमम सर्विस रहती है, वो दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 14 ईयर्स। उसके बाद आपको फौज छोड़ के दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट वगैरह देखना पड़ता है। हाँ, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा देन आपका जो एसएससी रहता है वो आपका परमानेंट कमीशन में चेंज हो सकता है। तो देखो आर्मी ज्वाइन करने का सबसे पहले, दिस इज माय लिस्ट, मैंने एक लिस्ट बना के रखी है। आर्मी ज्वाइन करने का सबसे पहला तरीका कौन सा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। सबसे अच्छी बात ये साल में 2 बार इसका रिटर्न होता है, सितंबर और फरवरी वगैरह के आसपास इसका रिटर्न होता है, और ये कंडक्ट कराता है यूपीएससी। ओके, रिटर्न का देखो अभी मैं स्ट्रैटेजीज में नहीं जाना, कैसे करना है क्या करना है वो बाद में हम देखेंगे कि किस कोर्स की कितनी डिमांड है, उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, ट्वेल्थ के बाद एनडीए, ट्वेल्थ के बाद 21 ईयर्स की एज तक आप एनडीए भर सकते हैं। ठीक है, एनडीए के लिए आप प्रॉपरली कर दे सकते हैं। इसमें पेपर होता है यूपीएससी, फिर आपका 5 डेज का एसएसबी होता है। ओके, सेकेंड आपका हो जाता है फिर टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें देखिए सिर्फ मैथ, साइंस और केमिस्ट्री पीसीएम वाले एलिजिबल है, मिनिमम 70% कट ऑफ रहता है, ये वेरी करता रहता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या, आपको सिर्फ ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पे जाके अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई कर देंगे तो आपका डायरेक्ट, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो, आपका डायरेक्ट एसएसबी कॉल आएगा, 5 डेज परफॉर्म करना है। आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल के ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगा, कैसे मेरा, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा मेडिकल का कैसा था, और फिर आपको डायरेक्टली ओटीए गया वगैरह में भेजा जाता है ना। तो ये सेकंड तरीका हो गया आर्मी ज्वाइन करने का। थर्ड तरीका है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ये भी साल में 2 बार होता है। देखिए आर्मी की सबसे अच्छी बात क्या है, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हर 15-15 दिन में आपकी एसएसबी आती रहेगी आर्मी नेवी एयरफोर्स के मिला के, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्राइक करोगे ही करोगे, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ दिस इज एन ईजिएस्ट वे टू बिकम एन क्लास 1 ऑफिसर। कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक परमानेंट कमीशन होता है। परमानेंट कमीशन मतलब इसके लिए यूपीएससी पेपर करवाती है, एक जीके का, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, एक जीके का मतलब पेपर होता है, एक आपका इंग्लिश का पेपर होता है और एक आपका मैथ्स का पेपर होता है। इन तीनों को आप क्वालिफाई करोगे, मिनिमम 20% क्वालिफाइंग रहता है, और 110 तक मेरिट मतलब वो जाती है, इंटरव्यू कॉल आता है उसके बाद आईएमए के लिए बेसिकली। फिर आपका एसएसबी होता है, एसएसबी के लिए आपको इंटरव्यू के लिए जगह 5 डेज के लिए बुलाया जाता है। अगर आप एसएसबी क्लियर करते हो तो मेडिकल्स, फिर आप आईएमए में जाते हो। ठीक उसी तरह जो इसकी एज लिमिट 24 तक रहती है, और कोई भी ग्रेजुएट डिग्री, मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स दे आर एलिजिबल फॉर दिस। इसके बाद आता है आपका कौन सा, ओटीए चेन्नई। ओटीए चेन्नई में क्या है, सिर्फ आपको मैथ्स और इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। मैथ्स और इंग्लिश का पेपर आप देंगे तो आपका एसएसबी कॉल आएगा सेम जगह पर, 5 डेज का सेम प्रोसीजर होगा, बट आप ज्वाइन करेंगे ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ट्रेनिंग, और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है। ठीक है, आईएमए परमानेंट कमीशन होती है और ओटी आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है। यहाँ तक बात समझ में आई होपफुली। अब देखो इसमें क्या है, एज लिमिट 26 तक रहती है, तो आप लोग एलिजिबल हैं, कोई भी ग्रेजुएट वगैरह दे सकते हैं। रिटर्न निकालिए, ईजी रिटर्न रहता है, और आप सीधा एसएसबी दीजिए। फोर्थ तरीका हो गया, ये देखिए, ये परमानेंट कमीशन सिर्फ इंजीनियर्स के लिए, टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री। टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री वगैरह में क्या रहता है, जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स रहते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इनको सिर्फ ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। एक मिनिमम कट ऑफ रहता है, जैसे सिविल का 65%, मैकेनिकल का 78-80% जाता है, सीएस का 75%, उसके ऊपर ये लोग सबको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। 5 दिन का एसएसबी क्लियर कीजिए, देन आप आईएमए के लिए एलिजिबल है। ठीक है, टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री ओनली फॉर इंजीनियर्स। ठीक उसी तरह ये परमानेंट कमीशन था टीजीसी, उसी तरह क्या रहता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी टेक्निकल एंट्री, ये रहता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये भी सेम प्रोसीजर है, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, इसमें इसका कट ऑफ और कम जाता है, आप डायरेक्ट आर्मी के साइट पे जाके अप्लाई कीजिए, एसएसबी क्लियर कीजिए, ओटी में आपकी ज्वाइनिंग वगैरह आएगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन, दिस वाज द 5th वे ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी। 6th आ जाता है सिर्फ जो एनसीसी वाले रहते हैं। एनसीसी वाले मतलब जो मिनिमम 55% ग्रेजुएशन है और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर है, तो उनको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी कहाँ पे होती है, ओटीए चेन्नई। ओके, 7th आ गया जज एडवोकेट जनरल एंट्री, जैग एंट्री, जो लॉयर्स रहते हैं जिनने एलएलबी किया है और मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स हैं,
इनको भी डायरेक्ट से फॉर्म भरना है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, है ना। इनका भी प्रोसीजर एसएसबी का सेम रहता है, बस थोड़ा सा जुडिशियल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, बाकी प्रोसीजर सेम रहते हैं। इस प्रोसीजर के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ पे कैसे किस वे में परफॉर्म करना है, ठीक है। जैग एंट्री हो गया। नेक्स्ट 8th हो गया एएमसी, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। ये जो भी जिनके पास भी डेंटिस्ट की डिग्री है या फिर एमबीबीएस वगैरह की डिग्री है, दे कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर इंटरव्यू के बाद ये आर्मी में मेडिकल कॉर्प्स वगैरह, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज द 8th वे। फिर 9th होता है एसीसी, आर्मी कैडेट कॉलेज। एसीसी एंट्री में क्या रहता है, जो ऑलरेडी जवान रहते हैं, देखो ये कम लोगों के लिए मतलब रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो व्यूअर्स हमारे वो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं और तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो फिर भी पता होना चाहिए कि जो जवान रहते हैं एक मिनिमम सर्विस के बाद वो लोग डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री के लिए एसएसबी में जाते हैं। इनकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग का मैं बता रहा हूँ, आईएमए में हमेशा सीडीएस की ट्रेनिंग 1.5 साल की होती है और टीजीसी की ट्रेनिंग 1 साल की होती है और ओटीए की जितनी ट्रेनिंग होती है सब 1 साल की ट्रेनिंग होती है, रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। फिर 10th वे ऑफ ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी की भाई, अगर देखो आई टीजीसी की एज लिमिट कितनी 27 है, ओटी 27 ईयर्स के ऊपर अगर आप एज हो गए तो भाई कई लोग आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाते, पर फिर भी फौज मौका देती है। आप 40 से 45 अप्रॉक्स, इतना मतलब एग्जैक्ट डिटेल अपनी आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, तो 40 ईयर्स के आसपास एक और एंट्री होती है टेरिटोरियल आर्मी। अब टेरिटोरियल आर्मी क्या रहता है, सेम एसएसबी का प्रोसीजर रहता है। 30-35 अगर आपको कोई से एक सर्विस में होना चाहिए, और ये रेगुलर आर्मी का पार्ट है, बट दिस इज कॉल्ड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आपको रेगुलर वॉर नहीं लड़ना है जब तक कि इमरजेंसी नहीं आती, पर हाँ नेचुरल कैलामिटीज, इंटरनल सिक्योरिटी, अगर गवर्नमेंट आपसे बोलते तो आपको ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है टेरिटोरियल आर्मी। सो दिस वर द बेस्ट 10 वेज टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, ठीक है। अब हम आते हैं नेवी वगैरह के, इन सब की बात कर लेते हैं, ओके। तो नेवी में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात हो जाएगी, आपकी एनडीए और सीडीएस। एनडीए के थ्रू आपका पीसीएम होना चाहिए, जो हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने पहले इसकी बात की थी इसलिए मैं कंबाइंडली इसको एक ही पॉइंट पे रख दे रहा हूँ। सीडीएस के लिए आपका टेक्निकल बैकग्राउंड मैथ साइंस होना चाहिए और सेम प्रोसीजर रहता है आईएमए की तरह। अगर आपने आईएनए को ऊपर भरा तो आपका नेवल बोर्ड्स में आता है, सेम 5 डेज का प्रोसीजर रहता है और सेम सिलेक्शन वगैरह रहता है। फिर इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, इकलौती अकेडमी इंडिया में एजीमाला में है, इंडियन नेवल अकेडमी केरला में, ओके। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर आप इंडियन नेवी में परमानेंट कमीशन मिलता है। एनडीए और सीडीएस के थ्रू परमानेंट कमीशन मिलता है, और इसमें याद रखिए नेवी में एनडीए और सीडीएस जो यूपीएससी एंट्रीज है, ओनली एंड ओनली मेन आर एलिजिबल, सिर्फ लड़के एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे वुमेन अभी तक एलिजिबिलिटी नहीं है इस सीडीएस एंट्री में। मैं बताऊंगा आगे वुमेन वगैरह कहाँ पे मतलब एलिजिबल वगैरह रहती है। हाँ, और वुमेन वगैरह जैसे जितनी भी शॉर्ट सर्विस कमीशंस होती है वहाँ पे वुमेन, जैसे आर्मी में आप देखेंगे ओटीए हो गए, एनएनसी ओटीए हो गया, फिर एनसीसी वगैरह हो गए, फिर टेक एंट्रीज वगैरह जो भी हो गए, इसमें सारे शॉर्ट सर्विस के लिए जहाँ जहाँ मैन एलिजिबल रहते हैं एक्सेप्ट फॉर एनडीए, वुमेन आर ऑल्सो एलिजिबल। हाँ, पर वुमेन की सीट काफ़ी कंपेरेटिवली कम रहती है एज कम्पेयर टू मैन, ओके। So 11th one in our list for joining Indian Navy is INET, Indian Navy Entrance Test। इसका भी देखो मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था, एफकैट टाइप का पेपर होता है, एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। जीएस इसमें किस तरीके की आती है, जो एसएससी लेवल की मतलब यूपीएससी से बहुत नीचे के लेवल का जीएस आता है, ये रहता है। फिर आपको बुलाया जाता है एसएसबीस के लिए। अब देखो इसमें आप डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, इसमें एनी ग्रेजुएट आर एलिजिबल, आपको बस रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, पर टेक्निकल एंट्री के लिए आपको टेक्निकल मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर इसमें देखो और कौन कौन सी एंट्रीज होती है जिसमें सब लोग मतलब एलिजिबल रहते हैं। ऑब्जर्वर एंट्री हो गई, ठीक है, एटीसी एंट्री वगैरह होगी। फिर जिनकी आंखें वगैरह मतलब सही है, या फिर मतलब आप क्या बोलते हो कि थोड़ा पीसीएम का बैकग्राउंड वगैरह है, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर नेवल पायलट। इसमें एक लॉजिस्टिक्स एंट्री भी होता है, ग्राउंड ड्यूटी वगैरह में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी होता है। बहुत वर्सेटाइल इंडियन नेवी, ओके। तो इंडियन नेवी के ऊपर ये एंट्रीज वगैरह हो गए। इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत वर्सेटाइल है, यू विल गेट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जिनको भी मतलब थोड़ा चैलेंजेस जैसे जो सी वगैरह पसंद, दे कैन डेफिनेटली ऑफ फॉर इंडियन नेवी। फिर इसके बाद 12th नंबर पर आएगा हमारा 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम। ये जैसे आर्मी में टीईएस होते हैं, यहाँ पे 10+2 मतलब एंट्री स्कीम होता है। अब देखिए इसमें क्या रहता है, जो भी पीसीएम बैकग्राउंड के रहते हैं इनका एक मिनिमम कट ऑफ सेट कर दिया जाता है, और वो अगर इंडियन नेवी के साइट पे अप्लाई करें तो उनको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। और उनकी 4 साल की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, इंडियन नेवल अकेडमी में, ठीक है। तो इसमें भी रिटर्न की जरूरत नहीं है, ओनली मेन आर एलिजिबल, ओके। तो इसमें रिटर्न की एंट्री मतलब नहीं है, 12th के बाद यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, 21 तक एज लिमिट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 13th नंबर पे यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। अब देखो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जो भी आपके एक तरीके से कह सकते हो कि प्री फाइनल ईयर में है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के,
क्योंकि मैं देखो इंजीनियरिंग वालों को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं इसमें डायरेक्ट, क्योंकि जो रिटन एग्जाम्स होते हैं जैसे एफकैट हो गया, आईनेट हो गया, सीडीएस, एनडीएस में तो एवरी वन हैव गॉट इक्वल चांसेस। आप रिटन निकालो, एसएसबी निकालो, ज्वाइन करो। पर जो डायरेक्ट एंट्रीज में इंजीनियरिंग वालों को थोड़ा सा अपर हेड रहता है। तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में प्री फाइनल ईयर में कॉलेजेस में आती हैं। कॉलेजेस में इंडियन नेवी के ऑफिसर्स वगैरह आते हैं और ये जनरल जीडी वगैरह करा के पर्सनल इंटरव्यू वगैरह के शॉर्टलिस्ट करते हैं सिर्फ इंटरव्यू वगैरह के थ्रू। और जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी भी इसके कहाँ कहाँ पे होते हैं, विशाखापट्टनम पे बोर्ड है, फिर कोलकाता में, भोपाल में बोर्ड है, बैंगलोर में बोर्ड है। तो यहाँ पे एसएसबीज वगैरह के लिए आपको प्रॉपरली इनवाइट किया जाएगा। फिर देखो एसएसबी का सेम प्रोसीजर, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फॉर एसएसबी को कैसे करके क्रैक करना और प्रोसीजर वगैरह क्या क्या होता है, इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड। अगली एंट्री हो जाएगी 14 नंबर की एनसीसी। सी सर्टिफिकेट चाहिए नेवल विंग में, आर्मी विंग में चाहिए, इसमें नेवल विंग वगैरह में चाहिए और आप डायरेक्टली एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपका मिनिमम 55% के ऊपर हो सी सर्टिफिकेट, आप डायरेक्ट एसएसबी देने जाओ, कोई रिटर्न वगैरह किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। फिर 15 नंबर पे आएगा आर्किटेक्चर, स्पेशल आर्किटेक्चरल एंट्री। जिन लोगों ने आरबी आर्क वगैरह किया है उन लोगों की डायरेक्ट फॉर्म भरो, डायरेक्ट एंट्री है 5 डेज की। देखो मतलब आप देख सकते हो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि आप डायरेक्ट एक क्लासरूम ऑफिसर बन सकते हो। बस एसएसबी में थोड़ा सा एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि एसएसबी में बहुत अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ अलग से करना पड़ेगा। 5 डेज बस अपनी पर्सनैलिटी एनहांस कर, बिकॉज एसएसबी आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो आपके रिटर्न और आपके परसेंटेज वगैरह से आपकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो चुकी है। बस आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि आप जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है जैसे कि करेज हो गया, डिटर्मिनेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती है, आप इसमें नेचुरली फिट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तो इसकी तैयारी कैसी है, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि कहाँ पे आपको थोड़ा सा सही बोलना पड़ता है, कहाँ पे थोड़ा सा आपको हल्का सा प्रिटेंड करना पड़ता है, एक ट्रिक होती है। और 90% 95% यू हैव टू बी योर ओरिजिनल सेल्फ। बस हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें वगैरह जो जो डूज एंड डोंट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका क्या हो गया 16 नंबर की जो एंट्री होगी, ये देखो स्पोर्ट्समैन के लोगों को चांसेस देती है नेवी ऑफिसर्स में। जो लोग स्पोर्ट्स, जो ग्रेजुएट है और जिन लोगों ने सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट किया, स्विमिंग, आर्चरी वगैरह कोई भी, दे कैन डायरेक्टली गो फॉर एसएसबी। इंडियन नेवी की अभी रिसेंटली वगैरह निकली है ना। फिर आपका 17 तो गया लॉ के लिए, जैसे वहाँ पे जैग एंट्री होती है पर नेवी में और कम सीट्स होती है, सेम क्राइटेरिया में नेवल में लॉ एंट्री वगैरह होती है। तो दिस वॉज 17 लोअर लिस्ट। अब हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स की अकेडमी कहाँ पे है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी डिंडीगुल हैदराबाद के पास है, ठीक है। अब देखो ये डिफेंस में सबसे ल्यूक्रेटिव जॉब मानी जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देखते हो यू गेट अ चांस टू बिकम अ फाइटर पायलट। पायलट्स आपके देखो आर्मी में भी होता है, आर्मी मतलब एविएशन कॉर्प्स वगैरह भी होता है, नेवल एविएशन कॉर्प्स भी होता है, पर फाइटर पायलट सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स के पास है। जैसे आप देख रहे हैं न्यूज़ में राफेल वगैरह आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इन्हीं एंट्रीज से ही पायलट्स को ट्रेन करके ये मिलियन और डॉलर्स की मशीन्स वगैरह चलाने का मौका मिलता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो कॉमन पॉइंट्स को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, जो एनडीए और सीडीएस हो गया तो वो तो कॉमन है ही, वो आप रिटर्न के थ्रू जाइए और डायरेक्टली आप अपीयर हो सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस बननी पड़ती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरा फॉर्म वगैरह कैसे था, कैसे प्रेफरेंस बननी पड़ती है, कैसे करके इंटरव्यू कॉल अप लेटर वगैरह कैसे आता है, ज्वाइनिंग लेटर कैसा आता है, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर कैसा रहता है। इफ़ यू गाइज वांट उसका भी हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, दिखा सकता हूँ मैं। ओके तो 18 नंबर पे एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। अब इसमें एज लिमिट क्या है, फाइटर पायलट के लिए एज लिमिट है इसमें 24। बैकग्राउंड आपका क्या चाहिए, मैथ साइंस वाला बैकग्राउंड चाहिए और टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को प्रेफर करते हैं। पर हाँ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को भी चांसेस कहाँ पे मिलता है, लॉजिस्टिक्स, ग्राउंड ड्यूटी में कौन कौन से आएंगे, लॉजिस्टिक्स आएगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, ऑब्जर्वर आएंगे, एटीसी आएंगे। तो एम्पल ऑफ 250-300 सीट्स। और ये देखो जितने एग्जाम्स में बता रहा हूँ, डिफेंस की सबसे अच्छी बात क्या है, जितने एग्जाम्स साल में 2 बार होते हैं, तो देखो कितने सारे एंट्रीज में आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है। और हाँ एक और मेट्रोलॉजिकल मतलब इसमें एंट्री वगैरह रहती है जिसमें एज लिमिट 26 वगैरह तक रहती है। जनरली एफकैट में एज लिमिट 26 रहती है एक्सेप्ट फॉर फाइटर पायलट जो कि आपका 24 रहता है ना। इसमें स्पेक्स आप अगर देखो फाइटर पायलट के आपको 6 महीने पहले से अगर आपके पास स्पेक्स है तो आपको लेसिक ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एक मिनिमम माइक्रोन का वो क्राइटेरिया वगैरह रहता है, डेट आई विल टेल यू, ठीक है, 6 महीने पहले प्रायर। और आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्विस के लिए एलिजिबल होंगे, परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। परमानेंट कमीशन फ्लाइंग का सिर्फ और सिर्फ सीडीएस से मिलता है, एफकैट से आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। फिर हमने सीडीएस वगैरह की बात की थी, इसी तरह हम 20 नंबर पे आएगा हमारा एनसीसी की लिस्ट आएगी। अब एनसीसी की लिस्ट वगैरह में क्या आएगा कि जो एनसीसी वगैरह के ये डायरेक्ट फ्लाइंग मतलब 10% सीट सीडीएस वगैरह में रिजर्व रहती है, इनको रिटर्न नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट एसएसबी कॉल वगैरह आते हैं। सी सर्टिफिकेट फ्लाइंग में आपको एसएसबी देना पड़ेगा, फाइटर पायलट के लिए रहता है। ओके ठीक है, तो ये हमारी टॉप 20 एंट्रीज होगी अबाउट इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। इसी के अलावा एक और जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है,
दिस इज अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। इसका भी देखो सेम प्रोसीजर रहता है, पर इसकी 3 डेज़ की एसएस भी रहती है। कोलकाता, नोएडा, मुंबई वगैरह में 3 डेज़ की, इसका पहले एक स्क्रीनिंग रहता है 2 दिन का, पहले आपको 2 दिन के लिए बुलाएंगे, स्क्रीनिंग होगा, फिर 3 डेज़ की आपकी एसएस भी होगी। इसकी एसएस भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये मतलब कंपैरेटिवली इन 3 आर्म फोर्सेज से और ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन में। पर इसमें एक चीज़, एक मतलब ड्रॉबैक ये है कि इसमें प्रमोशंस वगैरह तो देखो स्लो है एज़ कम्पेयर टू आर्म फोर्सेस, और यहाँ पे पेंशन फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। पेंशन फैसिलिटीज 3 ट्राई सर्विसेज को ही है, इंडियन कोस्ट गार्ड को नहीं, हालांकि केस वगैरह चल रहा है, पेंशन फैसिलिटीज नहीं है, और सेकंड मिलिट्री सर्विस पे नहीं है, तो इस वजह से इंडियन कोस्ट गार्ड को थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है, बट स्टिल इट इज एन गेजेटेड ऑफिसर क्लास 1, है ना। फिर 22 हमारे लिस्ट पे आएगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। देखो यहाँ पे आपका आएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का एक तरीके से एज मिलेगा। 5 फोर्सेस आएगी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ठीक है। जनरली लोग सीआईएसएफ प्रेफर करते हैं। आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, और इसमें आप मैक्सिमम मतलब यू कैन रीच अप टू द रैंक ऑफ एडीजी या फिर आईजी, क्योंकि देखो आर्म फोर्सेस ये थोड़ा सा बेटर इस प्रमोशंस के मामले, क्योंकि आर्म फोर्सेस में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो अबव कर्नल लेवल, क्योंकि पूरा पैरामेडिकल मतलब स्ट्रक्चर वगैरह, यहाँ पे आप एक हाइट तक जा सकते हैं, हाँ, बट दीज फोर्सेस आर हेडेड बाय एन आईपीएस ऑफिसर, जो सिविल सर्विसेज सेलेक्ट होकर आते हैं वो हेड करते हैं। हालांकि अभी केसेस चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि आईपीएस हटना चाहिए नहीं, और वो देखो गवर्नमेंट और कोर्ट के ऊपर मतलब करेगा, उस पर हम नहीं कर सकते। एंड 23rd वे, देखो इस पर थोड़ा सा कम फोकस इसलिए क्योंकि अभी मैं क्या बोल रहा था, यूपीएससी साइड के जो एस्पिरेंट्स वगैरह हैं उनके लिए जो फायदेमंद एंट्रीज वगैरह हो सकते हैं। 23rd वे टू ज्वाइन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, ये सब इंस्पेक्टर, ये सबऑर्डिनेट रैंक के लिए रहता है, इज टू सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एसएससी पैटर्न का अलग टेस्ट होता है। जैसे सीएपीएफ आपका किसके पैटर्न का रहता है, पूरा यूपीएससी के पैटर्न का रहता है, दिस इज लाइक एसएससी पैटर्न, ठीक है। तो ये भी एक तरीका रहता है। तो देखिए ये 20 मतलब हाँ, अब जो एसएससी और जो सीएपीएफ रहते हैं साल में एक बार रहते हैं, उसके अलावा मैंने जितनी भी 21 एंट्रीज डिस्कस की है ये साल में 2 बार रहते हैं। मतलब आप ऑलमोस्ट यू कैन गेट 40 to 42 एसएसबीज अगर आप एलिजिबल हैं तो इन एन ईयर। तो देखो इसमें अगर आपने थोड़ा सा सही तरीके से कर लिया, थोड़ा सा खुद पे काम कर लिया, थोड़ी सी चीज़ें वगैरह पता है, तो यू कैन ईजिली क्रैक एसएसबी, एंड इट इज़ दैन ईजिएस्ट वे टू बिकम एन क्लास 1 ऑफिसर, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज वांट तो मैं बताऊंगा अपना मेरा जो एसएसबी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आई विल शेयर विथ यू, और कैसे करके बिना कोचिंग के मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती, क्या क्या चीज़ें आपको बुक्स वगैरह खुद से क्या क्या रेफर करना है, क्या पैटर्न, व्हाट आर द क्वालिटीज़ दे आर लुकिंग फॉर, क्या क्या मेजर चीज़ें वगैरह है, तो इसमें हम बात करेंगे इफ़ यू गाइज वांट। थैंक यू सो मच, इस चीज़ को आप लोग देखना, एंड काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी कि मतलब डिफरेंट वेज टू जॉइन आर्म फोर्सेस। थैंक यू।